अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, अब हम अपनी जगह पर बरकरार है। आपकी पेशगोइयाँ हम देख रहे हैं कि कब पाए तकमील को पहुंचेंगी या ताबीर पाएंगी। शायद अभी भी उसमें वक्त है 1 या 2 हफ्ते का, क्योंकि टाइमलाइन कोई तय नहीं हो पा रही। अभी तक इरफान सिद्दीकी साहब के मुताबिक भी ये तय नहीं हुआ कि आईनी तरमीम कब पेश की जाएंगी। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात थी उसमें भी हम फाइनल टाइमलाइन का ऐलान नहीं देख रहे। दूसरी तरफ मौलाना जो हैं वो अभी भी महंगे हैं। सुबह के वक्त पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है, उसमें मौलाना शिरकत करते हुए एक और बॉडी लैंग्वेज का मुजाहरा करते हैं। फिर उसके बाद बिलावल उनसे मिलने जाते हैं, मुलाकात होती है। उसके बाद मौलाना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उससे ऐसे लगता है कि मौलाना डटे हुए हैं और चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो माना जाए। एक बड़ी पेशरफ्त आज के दिन की ये थी कि जो पटारी में मुख्तलिफ मुसव्विदों की पर्चियां घूम रही थी, उनमें से एक पर्ची तो आ गई है सामने, और वो है पीपल्स पार्टी का अमेंडमेंट के हवाले से मुसव्विदा। मौलाना ने भी इस पर इजहार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि आज जनाब हमें पहली बार पता चला है कि मुसव्विदे में क्या है। मौलाना क्या फरमा रहे थे, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज कुछ हुकूमत की तरफ से कॉपियां तकसीम की गई। आज हम उस पर बातचीत का आगाज कर रहे हैं। हमारे मौक़िफ़ को अवाम में पजीराई मिली है। पब्लिक ने भी हुकूमती मुसव्वदे का तो तसव्वुर है, उस तसव्वुर ही को मुस्तरद कर दिया। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए। आईनी अदालत हो या आईनी बेंच हो, ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल हो सकते हैं और इसमें अगर हमारा तनाज़ा ख़त्म हो सकता है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका ये कहना है कि तजावीज़ दी गई है इस मीटिंग में, कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। जबकि मौलाना ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट शेयर किया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी यही कह रहे हैं कि सबके सामने जो है वो तजावीज़ रखी गई हैं और ड्राफ्ट भी शेयर किया गया और JUI से कहा गया है कि वो भी अपना ड्राफ्ट शेयर करें, तो शायद वो कल आए सामने। अब सिचुएशन ये है सेठी साहब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं आईनी तरामीम के इस मिशन को, वो एक तरफ इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि 2/3 अक्सरियत भी हमारे पास है, ज़मीर पे वोट लेने का ऑप्शन भी मौजूद है। ऐसे लगता है जैसे हाथी निकल गया, सिर्फ दुम बाकी है। जब मौलाना आते हैं स्क्रीन पर तो ऐसे लगता है कि मैच तो वहीं फंसा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कब तक ये जो डेडलॉक का इम्प्रेशन है ये ख़त्म हो जाएगा? आयशा, आपको याद होना चाहिए कि मैंने इसके बारे में भी तबसरा किया था। मैंने कहा था आखिरी वक्त तक ये सिलसिला चलेगा। सारे खिलाड़ी जो है उनको मालूम है कि गेंद ने कहाँ आना है, बैटिंग कैसे होनी है और आखिरी वक्त पे विकेट कैसे लेनी है। मौलाना को भी पता है, बिलावल को भी पता है और वो लोग जो चुप हैं उनको भी पता है, सबको पता है। और ये एक गेम खेली जा रही है। उसकी वजह गेम की दो रीजंस हैं। एक तो ये कि पीटीआई को प्लान जो है वो पता ना चले, क्योंकि अगर पीटीआई को प्लान पता चल जाता है जिसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कब होगा, कितने लोग होंगे, कहाँ से तोड़े जाएंगे, वगैरह वगैरह, और दूसरा ये कि इसके मुसव्वदे के अंदर होगा क्या। क्योंकि देखिए, अगर मुसव्वदे में ऐसी इनकलाबी किस्म की चीजें हैं जिसके साथ वकला तंजीम को भी इकट्ठा किया जा सकता है, तो फिर वो एक सिलसिला बनता है। और अगर उसमें इतनी कोई खतरनाक बात नहीं है और जो छोटी मोटी चीजें ही हैं जिसका ताल्लुक वो जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ है, तो फिर शायद वकला हजरात भी डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अलहदा भी हो सकता है। तो अगर अंदर होता है तो वकला हजरात इतना एहतजाज नहीं करेंगे, अगर बाहर होता है तो शायद थोड़ा ज्यादा करें, एंड सो ऑन। तो वो कहते हैं कि उनको कुछ मिल जाएगा एजिटेट करने के लिए, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि मौलाना जो है वो भी पूरी बात नहीं कर पा रहे। कभी कहते हैं हो गया बात, अब सब मसला हल हो गया है, बस अभी 2-3 चीजें रह गई हैं। कभी कहते हैं कि यार ये तो 9 महीने लगने चाहिए थे इस किस्म की बात। मौलाना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं ये सारी पॉपुलैरिटी, जो सारे कैमरास जो है मौलाना की तरफ जिनका रुख हुआ है। तो इसलिए क्यों ना इसको और जितनी देर चलाया जाए। इतनी अटेंशन कब मिलती है मीडिया से। और बात यह है कि पीटीआई का हाल आप देख लीजिए, आप कंफ्यूज्ड साउंड कर रही हैं। मीडिया को समझ नहीं आ रही कि ये जा कहाँ रहा है, होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं।
तो पीटीआई का हाल क्या होगा? उन्हें तो इमरान खान से भी महरूम कर दिया है कि आप उसको कंसल्ट ना कर सके। तो इसलिए पसूड़ी पे ही सारी जगह थे, और ये बड़ी डिलिबरेटली क्रिएट की गई है, ये डिलिबरेटली क्रिएट की गई है आयशा। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि आखिरी दिन के आपको पता चल जाएगा और सारे एक दूसरे को जफियां डालेंगे और कहेंगे हो गया हो गया हो गया, कॉम्प्रोमाइज होगी। मौलाना कहेगा हमारा मसफदा एक्सेप्ट हो गया, पीपल्स पार्टी कहेगी हमारी बात भी मान ली, और नून लीग कहेगी हम तो सबको साथ लेके ही चलना चाहते थे। ये याद रखिएगा मैंने क्या कहा है, ये क्लिप आपको दिखाना पड़ेगा बाद में जी। क्या मौलाना कहेगा हमारी बात तो, और सारी बात तो मान ही ली, बड़ी मजा आ गया। पीपल्स पार्टी कहेगी हमारी बात भी मान ली, आप तो ये कहते थे ये कहते थे। और नून लीग वाले कहेंगे हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते थे, हमारे तो इरादे बड़े नेक थे। तो इसलिए आयशा डोंट वरी, ये मामला ऐसे ही चलेगा। किसी को वो डेट नहीं पता चलेगी, ये डेट बड़ी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट होगी। और एक्चुअल मसवदा जो है, इसीलिए 3-4 चला रहे हैं ना, वो एक मौलाना का चल रहा है, एक पीपल्स पार्टी ने अपना आज एक पेशकदमी कर दी है, और नून लीग वाले अपना लेके बैठे हुए हैं अभी भी, और बातें चल रही हैं, हर एंकर लगा हुआ है, ओ इसमें ये है उसमें ये है, और हर किस्म के फेक किस्म के ड्राफ्ट्स फ्लोट हो रहे हैं। दरअसल याद रखिएगा एक मकसद है, इस सारी गेम का एक मकसद है कि जो सियासत आ गई है अदलिया के अंदर उसको निकाल दिया जाए। तो इसलिए उसको जड़ से निकाल दिया जाए, वो आगे तंग ना कर सके। और इसलिए जो भी चीजें होंगी, फॉर एग्जाम्पल ये पीपल्स पार्टी का जो मसवदा है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब बनेगा तो वो जो सारे क्लॉजेस हैं आइन के अंदर जिसका तल्लक सुप्रीम कोर्ट के साथ है, उनको अमेंड करना पड़ेगा ना, बिकॉज अब एक सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर्स रह जाएंगे, कुछ पावर्स तब्दील हो जाएंगे टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो वो इसी चीजों की हो रही है, और उसमें कुछ नहीं है। वो जो 2 सफ़े का ड्राफ्ट आपने मुझे भेजा है, उसमें और कुछ भी नहीं है। ये क्लॉज को अमेंड करना है, इसको अमेंड करना है, कोई इसमें कानूनी तौर पर सिर्फ यही है कि ये अब उधर चला जाएगा और ये इधर ही रह जाएगा, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि आप इसके ऊपर स्पेकुलेट करना भी कोई खास अहमियत नहीं रखता कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा। एक बात मैं कहूंगा जी, 25 से पहले होगा। अच्छा। और जब होगा तो आपको शॉर्ट नोटिस मिलेगा, 2-3 दिन का नोटिस नहीं मिलेगा। ओके। नोटिस आपको 12 घंटे का मिलेगा, 14 घंटे का नोटिस मिलेगा कि ओ जी कल हो गया, आगे बुला लिया। उसकी वजह वो नहीं चाहेंगे कि पीटीआई को मौका मिले कि वो डी चौक पे पहुंचे, सीधी सी बात है। अच्छा। अगर उनको 24 घंटे मिल गए तो वो ऑर्गेनाइज करके पहुंच जाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। और वो किसी न किसी के कवर के अंदर एक किसी को छतरी लै लेंगे, छतरी जी ना पीपल्स पार्टी की बारिश पीटीआई की बारिश को दूर रखने वास्ते छतरी लैके जल्दी नाल जाके काम कर ले। तो जो आपकी बातों से मैं समझ पाई हूँ वो ये कि ये जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुसवदा पीपल्स पार्टी का है, ये भी फाइनल नहीं है, ये भी मजीद तब्दीली के साथ सामने आ सकता है, इसमें भी कुछ शामिल किया जा सकता है। इसमें सिर्फ एक प्रपोजल है कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, बस। ओके। और कुछ भी नहीं है इसमें। बुनियादी हकूक के हवाले से मिलिट्री कोर्ट के बारे में इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है। वो मौलाना के मसवदे में शायद आपको नजर आए। और मैंने कल भी ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि सारा कुछ एक ही दिन हो जाए, शायद कुछ चीजें पहले हो जाएं और शायद कुछ चीजें बाद में हो जाएं। ठीक, आपने कहा मरहलावार हो सकता है, लेकिन अभी फौरी तौर पे इस वक्त एक बहुत चीज अहम है, वो ये है कि 25 तारीख को मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहते हैं तो उनके पास पावर ना हो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को लीड करने में। ही शुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू क्रिएट अ बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखेगा। और बेंच हो वो भी हो सकते हैं, मगर उनके पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि इसको हैंड पिक करके वो उसके अंदर डाले हो, या कोई असूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि असूलों के साथ भी गड़बड़ हो जाती है ना। तो इसलिए ये ना सीनियर मोस्ट वगैरह, ये मैंने कल भी कहा था जी, कोई ऐसी बात नहीं होनी। वो ठीक है, बैलेंस रखा जाएगा ताकि सियासत जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से दूर रखा जाए। ठीक, सर साहब आप कह रहे हैं कि 25 से पहले ये हो जाएगा, लेकिन एक सियासतदान जो वज़ीर इत्तलात भी रहे और फिर वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी भी रहे, उनकी प्रेडिक्शन इससे बिल्कुल बरक्स है।
اب یہ پریڈکشن فواد چودھری صاحب کی بہت دلچسپ ہے اور صرف یہی یہ بات کر رہے ہیں. یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں سٹ صاحب؟ اور فل کورٹ پریفرنس؟ جی بات یہ ہے کہ دیکھیے فواد چودھری صاحب کی اب کوئی اہمیت خاص نہیں رہی. ڈیسپریٹ ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر آئے اور کچھ مختلف بات کریں. پی ٹی آئی ان کو تسلیم نہیں کرتی, باقی لوگ بھی ان کو نہیں مانتے, تو اب انہوں نے کچھ تو کہنا ہے نا. تو اگر وہی بات کریں گے جو باقی سارے کر رہے ہیں تو کون سنے گا ان کی بات. انہوں نے دو باتیں کہی ہیں یہاں. ایک یہ کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو رہی, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے منصور علی خان کا. میں تو خود کہتا ہوں کہ منصور علی خان صاحب کہیں نہیں جا رہے, وہ سپریم کورٹ میں ہی رہے. منصور علی شاہ اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہی منصور علی شاہ. میں یہ خود کہتا ہوں کہ منصور علی شاہ سپریم کورٹ میں ہی رہیں گے اور سپریم کورٹ کے شاید ہیڈ بھی رہیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر مسئلہ کچھ اور طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا. تو نوٹیفیکیشن تو آ جائے گا منصور صاحب کا, کوئی ایسی بات نہیں. پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹس بھی نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ ہوائی فائر کر رہے ہیں کہ اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے, خبر بن سکتی ہے. ہوائی فائر ٹوٹل ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن ہوائی فائر ہے. یا تو یہ ہے عائشہ جی, یا تو یہ ہوائی فائر ہے, اور وہ جیسے ہوتا ہے نا بسنت کے دوران کہ لوگ سڑکوں پہ آ کے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں نا. تو یہ نہ ہو کہ یہ نہ ہو اور آپ اور میں کسی کھڑکی کھول کے اوپر کسی جھروکے میں کھڑ بیٹھے ہوں اور وہ گولی جو اوپر وہ ہائی فائرنگ کرے ہمیں نہ لگ جائے. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کیری آن سر صاحب جو ان دا ایبسنس آف انسٹرکشنز فرام چیئرمین پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف کا 15 ستمبر کی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کرنا اور پھر آج کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہونا, یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا مولانا انہیں کسی نہ کسی طرح آن بورڈ لے رہے ہیں, ان سے بھی تجاویز لے رہے ہیں اور اتفاق رائے کا ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا بیرسٹر گوہر عمران خان صاحب کے ہدایات کی عدم موجودگی میں کسی نہ کسی طرح حصہ بننا چاہتے ہیں مین اسٹریم کا؟ نہ وہ حصہ بننا چاہتے ہیں, نہ وہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مولانا ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. وہ صرف جسے کہتے ہیں نا سنوپنگ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی کلوز ہے, وی ہیو ٹو بی ایوری ویئر ٹو فائنڈ آؤٹ ہو کیا رہا ہے. اچھا, کوئی آپ بوائک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں فیصلے ہو رہے ہیں جہاں گھومتے پھرتے رہے ہیں, وہاں پہنچے دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہا ہے. دیٹس دی اونلی پرپز. وہ چاہتے ہیں انہیں پتہ لگ جائے کس دن آپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس سے ایک دن پہلے ڈی چوک پہنچے. اوکے ٹھیک ہے. ڈی چوک کے لیے بھی حالات کریٹ کریں. دیٹس آل. اب وہ ہر جگہ پہ پہنچیں گے. اب وہ مولانا کے پاس بھی ہر روز جائیں گے, ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے. ہر روز وہ گھومے پھریں گے پتہ کرنے کے لیے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, کب یہ ہوگا, اس پہ کیا ہے کیا نہیں ہے, ہمارا کیا موقف ہے. خان کو ملنے جاتے ہیں یہ, اگر اجازت مل جاتی ہے تو خان پوچھے گا وہ بسودہ کتنے, وہ کہیں گے سان نہیں پتا. وہ کہیں گے تو پھر مینو کی کرنا آئے ہو, میرے کچھ کی کرنا آئے ہو, تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں, تھوڑی کوئی سورسز ہی کوئی نہیں, تھوڑی چنگی پارٹی ہے, یو ڈونٹ ہیو اینی سورسز, اینڈ سو دے آر ڈیسپریٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایونچولی کیا ہوگا اینڈ ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ اینڈ واٹ ٹو ٹیل عمران سو دیٹ ہی کین گیو یو the right response. اچھا ٹھیک ہے. اسٹریٹجی کے پیچھے تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کلیم کرنا کہ حکومت ہمیں بتا رہی ہے, وزیر قانون نے بھی بتایا ہے کہ 2/3 اکثریت ہمارے پاس موجود ہے. سر صاحب اس کلیم میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے پہلے تک آپ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی تیاری نہیں ہے, گورنمنٹ کو تیار رہنا ہوگا. دیکھیے تیاری تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کیسے ہونی ہے. مولانا کے ووٹ ملنے ہیں ان کو. مولانا اگر نہیں آتا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اتنی دور یہ نہ آتے اگر مولانا کا ایشورنس نہ ہوتی یا انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی. تو اس لیے مولانا تو آئیں گے, ووٹ بھی لے کے آئیں گے. وہ ایک آدھ کنسیشن آپ کی کروائیں گے آفیشلی تاکہ اینکرز بڑے خوش ہو جائیں کہ مولانا بڑا تکڑے رہے اور ان کے اپنے ساتھی بھی تکڑے اور یہ ایسی اپنی گل منوا لی. باقی جو بیہائنڈ دا سینز باتیں ہیں وہ تو آپ کو اور مجھے نہیں پتا چلیں گی نا, بعد میں پتا چلیں گی کیا لیا کیا دیا کیا پایا کیا کھویا. تو بٹ یہ ہوگا اور پی ٹی آئی ول گیٹ نتھنگ. دا مین آبجیکٹو از کہ انہیں ڈی چوک نہیں پہنچنے دینا. اس دن کوئی احتجاج, یہ کوشش بھی کریں تو ان کو جہاں بھی ہیں وہیں روک لیا جائے.
हाँ, लेकिन इस सिलसिले में ऐलानात हो रहे हैं कि 15 अक्टूबर को अगर बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी जाती तो एहतजाज डी चौक पर किया जाएगा, जब वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। सेठ साहब, इसी ज़िम्न में असद कैसर साहब की अमेंडमेंट 17 तारीख को आ रही हैं। 15-16 को सेशन हो जाएगा तो 17 को ये अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ की ऑफर्स उनके मेंबर असेंबली को की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दावे आपको लगते हैं कि इनमें सच्चाई हो सकती है और ऐसी हुकूमत कोशिशें कर रही है कि वोट खरीदे जाएं? वो तो बिलावल ने कहा है ना, ज़मीर पे कहा नहीं है बिलावल ने जी कि वोट तो खरीदे जा सकते हैं, कॉन्शियंस का मामला है, आईनी तरफ अलाउड है और तो फिर तो वोट लेने हैं हमने। तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई इतनी बड़ी कोई सीक्रेट है ये। अच्छा, तो वोट तो लिए जाएंगे, जाहिर है जो लोग वोट देंगे वो कुछ सब कुछ मिलेगा ना उनको। ठीक, अब उसकी एविडेंस कोई नहीं होगी ऑफ कोर्स। ओके, तो अभी दोनों तरफ से ये अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं कि किस तारीख को ये ऐलान किया जाएगा, लेकिन वही आप वाली बात प्रेडिक्शन कि सरप्राइज़ हो सकता है और सरप्राइज़ रखा जाना ही मकसूद है। लेकिन एक और सरप्राइज़ आया कि फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होने जा रहा है। लेकिन जो इशाया है उस पर बकौल चीफ जस्टिस आपके कि ख़र्चा जो है वो काफ़ी आता है, 2 मिलियन के करीब। तो इशाया वो नहीं लेंगे सरकारी खर्च पर, लेकिन फुल कोर्ट रेफरेंस में वो शरीक होंगे। तो सेठी साहब, इससे हम ये समझें कि काजी फायज़ ईसा साहब का जाना अब ठहर गया है? देखिए, ये काजी साहब जानते हैं कि वो क्या फैसला करेंगे, मगर बात यह है कि रेफरेंस जो है, काजी साहब विल नो लॉन्गर बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये तो पक्की बात है ना। अच्छा। सवाल ये था कि वुड ही बी चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो रेफरेंस तो उनको मिल जाएगा ना एज द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बाकी ये है कि खाना वाना नहीं खाया, फेयरवेल वो नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है तो फिर फेयरवेल किस किस्म का, खाने क्या खाने, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है अभी जो पहला कदम उठाया है कि कंफर्म हो गया कि ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी एक्सटेंशन एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो तो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। अब आगे चीफ जस्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कौन होगा या चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कौन होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। जाते जाते ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जो बात है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आ रही, जो फवाद चौधरी कह रहे हैं, बात यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आती फॉर वट एवर रीजन, सीट्स नहीं होती, कुछ जो भी हो जाता है, नहीं आती, अच्छा, तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं बचती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग बैठे हुए हैं पावर कॉरिडोर्स में वो ये सूरत हाल को नहीं आने देंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। ठीक है, यानी तख्त और तख्ते का मामला है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून का भी है, लेकिन लीड इस सारी कैंपेन को, इस सारे मिशन को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत संजीदगी के साथ कर रहे हैं। और हमने देखा कि एपीसी पे जो सबकी बैठक हुई उसमें भी ऐसे लगा कि सब ऑन बोर्ड हैं, लेकिन फ्रंट पे हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, तो जैसे जुड़ा है बहुत कुछ उनके साथ भी और इस हुकूमत के मुस्तकबिल के साथ भी। अक्टूबर का महीना बहुत अहम और इसमें होने हैं बहुत से फैसले और भी बहुत से सवालों के जवाब एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। डी चौक को मुतादिद बार याद किया पहले सेगमेंट में हमने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेवरेट है डी चौक, लेकिन कभी कभी डी डे बन जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जैसे अभी गुज़श्ता दिनों में हुआ। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी जगह का इंतखाब किया है और वो है दिन 15 अक्टूबर का, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से एक मीटिंग के बाद ये कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने दी गई हमारी तो हम एहतजाज डी चौक पर करेंगे। और इस सिलसिले में 15 अक्टूबर को सब पहुंचे, बाकायदा मुराद सईद साहब हो गए, शेख वकास अकरम साहब, उनकी तरफ से ये ट्वीट्स किए गए हैं और एक मीटिंग हुई है हंगामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मीनवाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की हमशीरा गई थी पिटिशन लेके कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस्तदलाल किया वहाँ कि डॉक्टर को और बहन को हमेशा इजाज़त होनी चाहिए कि वो मुलाकात कर सकें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ मालूमात ली, सवाल पूछे और उसके बाद ये कहा कि जब पाबंदी ख़त्म हो जाए तो मुलाकात करवा दी जाए। ये मामला निपटा दिया गया। सिट साहब, सबसे बड़ा मसला जो बनेगा वो ये कि एक बार फिर दर्द सर बनने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के लिए। तो हुकूमत मुलाकात करवाएगी
इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की, या क्रैक डाउन करेगी? आयशा ये बताएं कि अदालत ने को क्या बताया गया है कि सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है और कितने दिन के लिए बंद है और अदालतें भी बंद होंगी, वो भी डिटेल बताएं ना। जी, वो उनसे पूछा गया बाकायदा कि थ्रेट्स की नौयत क्या है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर रिपोर्ट्स दी और बताया कि जो अलर्ट्स जारी किए गए हैं वो एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से सीरियस थ्रेट अलर्ट्स हैं, जिनकी रोशनी में यह पाबंदी लगाई गई है। और ये सिर्फ बानी पीटीआई तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम मुलाकातों पर, दीगर जो कैदी हैं उनसे मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जब ये इजलास हो रहा होगा शंघाई ताउन तंजीम का, तो कोर्ट्स भी बंद होंगी। इन तमाम सवालों के जवाब अदालत को दिए गए हैं, जिसके बाद ये उनका कहना था कि जब पाबंदी खत्म हो जाए तो फिर मुलाकात करवा दें। वाह, तो मतलब ये है कि खान साहब भी लॉकअप, अदालतें भी लॉकअप, मजा आ गया। तो इसका ये मतलब है कि 19 से पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो जाएगा। इसका तो यही मतलब है ना कि जेल सुपरिटेंडेंट या सिक्योरिटी वाले ये कह रहे हैं कि 18 तक ये पाबंदी है, ऐसी है ना जी। अदालतें भी बंद है, कोई भाग नहीं सकता अदालत के पास, को खोलो, ये करो, वो करो। कोई पिटीशन नहीं पहुंच सकती, कोई सुना नहीं जा सकता, कोई स्टे नहीं ली जा सकती, अच्छा, कोई नया ऑर्डर नहीं लिया जा सकता। इतनी खतरनाक सिक्योरिटी थ्रेट है। जी, ठीक है ना, सारा इस्लामाबाद ही लॉकडाउन हो गया, ठीक है ना। तो बस फिर आप समझ जाएं कि 19 के बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। इसका ये मतलब है कि 18 से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगी। मुझे नहीं पता, मैं तो लॉजिकली बता रहा हूँ जो आपने मुझे बताया। अच्छा, मैं तो उसमें से गिन रहा हूँ कि अच्छा 18 तक वो कह रहे हैं कि जी उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो इतनी नहीं है, और उसके दौरान हमने खान साहब को भी लॉकअप कर दिया है, सारी सड़कें वड़कें भी बंद ही हैं और दुकानें भी बंद ही हैं, मैरिज हॉल्स भी बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, अदालतें भी, सारा कुछ बंद कर के बह गया जी। तो एससीओ के कवर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, वो एक आम जहन जो है वो उस तरह शायद खोज नहीं लगा सकता कि 5 से 18 ही क्यों, सिर्फ और सिर्फ अगर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक सिक्योरिटी थ्रेट्स महदूद हैं तो फिर उसकी तारीखें और होनी चाहिए। अब आपने ये हमें समझा दिया कि ज़्यादा गौर करना चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए, डेप्थ में जाना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज और धमकी, इसको क्या समझा जाए? वो भी बेवकूफ तो नहीं है, वो भी तो सोच रहे होंगे कि चक्कर क्या है, हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे। उनको पता है कि अगर मिलने, वो चाहते हैं कि मिले और डेट लें खान से, खान उनको गो हेड दे। अब खान को नहीं मिल रहे तो फिर वो खुद ही गो हेड कर लेंगे, किसी न किसी तरीके के साथ कोई ना कोई आके उनको कहेगा कि खान का पैगाम आया कि पै जाओ, हर रोज पहुंचो इस्लामाबाद, एससीओ को ना होने दो, हर रोज कोशिश करो डी चौक पे, हंगामी हालात क्रिएट कर दो। खान तो ये कहेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये पार्टी कर सकती है हर रोज इस किस्म की बात, क्योंकि गंडापुर के बगैर ये हो नहीं सकता जी। और गंडापुर कितना करेगा, गंडापुर तो ऑलरेडी 2 उसने अटेम्प्ट्स किए हैं और आपने देख ही लिया है उसके ऊपर किस किस्म का प्रेशर आ जाता है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई इज इन ट्रबल एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड गवर्नमेंट इज गुगलियां करा रही है, पता नहीं चलता कि लेफ्ट ऑफ ब्रेक आएगी या लेग ब्रेक आएगी या स्ट्रेट बॉल आएगा, एंड ये सारे मिले हुए हैं उसके अंदर ताकि कंफ्यूजन क्रिएट रहे। दैट्स इट। कंफ्यूजन ना हुई तो जो बड़ी यूनिटी बन सकती है ना, पीटीआई, लॉयर्स, ये वो बड़ा कुछ हो सकता है। इस कंफ्यूजन के अंदर सारे भाग रहे हैं खरगोशों की तरफ, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, पीटीआई को पता ही नहीं वो कह रहा है। दिस इज गुड स्ट्रेटजी। अच्छा, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूटने फूटने की भी खबरें कुछ सहाफ़ी फैला रहे हैं कि जैसे आज सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ही नहीं थे, द पोस्टर बॉय वाज नॉट देयर। सो डू यू थिंक कि अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी में साइडलाइन करने का काम शुरू कर दिया गया है और केपी असेंबली में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आ सकता है जैसे ही मुलाकात की इजाजत मिली? नहीं, इतनी जल्दी अब नहीं कुछ हो सकता। अगर कुछ होना है तो कुछ बाद में होगा। अब इट्स टू लेट। गंडापुर को चेंज करना था, कोई नया दलेर लीडर लाना था तो 10-15 दिन पहले कर लेना चाहिए था।
تاکہ وہ اپنے فورسز کو اکٹھا کر لیتا اور پھر خان صاحب کے حکم کے مطابق حملہ کرتا اسلام آباد پہ. اب اٹس ٹو لیٹ گڈھا پور کو ہٹانا, اور میں نہیں سمجھتا کہ گڈھا پور کو خان صاحب ہٹانا بھی چاہتے کہ نہیں. سارے کے بھی میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس قسم کا رول ادا کر سکے جو وہ گڈھا پور صاحب کر رہے ہیں. تو اس لیے گڈھا پور صاحب کے سب سے زیادہ جو کرٹکس تھے پی ٹی آئی کے اندر وہ بھی چپ ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ گڈھا پور کی ایک ویلیو ہے, ایک یوٹیلیٹی ہے, اور ہی از پلئنگ اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ گڈھا پور از ان اینی ڈینجر فرام ہز اون پارٹی اور انڈیڈ ایون فرام دی اور فرام دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا سیٹھی صاحب, اس سے پہلے ڈی چوک کی کال کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ہیجان کسی نہ کسی حد تک تو طاری رہا, پرابلم تو کریٹ ہوئی لا اینڈ آرڈر کی بھی, چاہے اس کو کنٹین کر لیا گیا, لیکن اب جو کال دی گئی ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چائنیز پرائم منسٹر کا جو جوائنٹ سیشن سے ایڈریس تھا, خطاب تھا, وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے, وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسی اطلاعات تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اس موقع پر احتجاج کر سکتی ہے اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی اس کال کے بعد کسی نہ کسی حد تک حکومت پہ پریشر آئے گا کوئی, کس قسم کا, کہ ملاقات کسی نہ کسی لیول تک ایکسیس دی جائے عمران خان صاحب تک, کسی نہ کسی کو ملاقات کی اجازت دی جائے؟ نو. لیکن اگر یہ ہوتا تو ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ میں آلریڈی کہہ دیا جاتا کہ کریں. اب انہوں نے ایشو ایسا بنا لیا سیکیورٹی تھریٹ کا, اب وہ آپ نے دیکھا جج صاحب کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ چاہتے تو کہتے ہیں میں ابھی ان کو موقع دے ملنے کا, تو وہ تو مسترد کر دی نا وہ اپلیکیشن. تو اب کوئی پریشر نہیں, گورنمنٹ نے سارا سارٹ آؤٹ کر لیا اس معاملہ. اور اگر خان صاحب کو یہ خیال ہے کہ کوئی بیرونی ملک سے پریشر آئے گا, یا چائنا سے آئے گا, یا رشیا سے آئے گا, یا امریکہ سے آئے گا, نتھنگ ڈوئنگ, کچھ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, چلیں, بہت ہی ڈیسائزو ہیں یہ آنے والے دن, خصوصاً اکثرا اشرا, اور ہمیں ٹائم لائن کے حوالے سے بھی اشارے مل گئے اس تجزیے میں. اب ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایران اس بڑے خطرے کو میٹیریلائز کرنے جا رہا ہے جس کا اظہار سیٹھی صاحب نے کل کے شو میں کیا. سیٹھی صاحب نے کیا پریڈکٹ کیا تھا وہ شامل کریں گے. امریکہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ یار نیوکلیئر انسٹالیشنز کو مت کرو, باقی ادھر ادھر کر لو, انرجی چھوٹا موٹا کر لو ادھر ادھر, مگر نیوکلیئر کو نہ کرو. اگر آپ نے کیا تو ایک تو یہ ہے کہ زیادہ نقصان آپ نہیں کر پائیں گے, نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ ایران پھر ڈیفینیٹلی 100% اس کے بعد اٹ ول انریچ اٹس پروگرام. اور وہ جو اس وقت ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے ایران, وہ ریسٹرینٹ ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد دے ول گو اینڈ پروڈیوس دا نیوکلیئر ویپن, اینڈ دین دیر از نو ٹرننگ بیک. ونس یو ہیو اے نیوکلیئر ویپن دیر از نو ٹرننگ بیک. اور اگر آپ نے اتنی قربانی دی ہے اور آپ نے اٹیک بھی اپنے اوپر لے لیے, تو پھر آپ کیوں رکیں گے؟ اور ایران ول ناٹ اسٹاپ. اس لیے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دس میں بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو آپ کوئی اور کیلیبریٹڈ قسم کا رسپانس کریں. ڈونٹ پش ایران انٹو سچ اے پلیس کہ وہ 60%, 30 to 60% پہ وہ پہنچ رہے ہیں, اور پھر وہ 90% پہ پہنچ جائے کہ تیری ایسی نہیں تیسی. یعنی یہ ہو وہی معاملہ ہو گیا. اور یہ ڈیلی میل کی آج کا آرٹیکل ہے, یہ سٹوری ہے جس میں بتایا گیا کہ ایران ری کیلکولیٹ کر رہا ہے. سیٹھی صاحب, ایران کی دھمکی پھر اسرائیل کو باز رکھ سکے گی کسی انتہائی اقدام سے؟ آج میں نے پڑھا کہ ایران کی طرف سے بھی یہ پیغام آ گیا ہے کہ اگر ہمارے پہ اٹیک کیا گیا تو دن ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام تیز کر دیں گے. جی, یہ آج میں نے بیان پڑھا ہے. جی یہی میرا خیال ہے کہ ہاں, تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو 2 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ذمہ داری لے گا یا نہیں لے گا, کیونکہ ایران ڈیفینیٹلی یہ کرے گا. اور ایران نے جو پہلے جو اٹیک کی تھی میسائلز کے ساتھ, آج خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ ڈیلیبریٹلی بڑی ہلکی قسم کی میسائلز پھینکی تھی, صرف دکھاوا تھا, مگر وہ بھی جو ہے نا, وہ آئرن ڈوم جو ہے اس میں سے وہ نکل گئی تھی, اور انہوں نے بھی ڈیمیج کیا تھا ان کے ایئر بیس وغیرہ کو. تو اگر اب یہ پوری فل فلیش رسپانس کرتا ہے ایران, دیٹ کین بی ویری ڈینجرس اینڈ ویری ٹرکی فار اسرائیل. اور ایران نے تو یہ بھی آج دھمکی دے دی ہے کہ اگر کوئی ممالک, اگر انہوں نے کوئی ہیلپ کی اسرائیل کی, خصوصاً اشارہ اوور فلائٹس کی طرف ہے جو کہ میں نے کہا تھا, تو پھر یہ بھی ہمارے ٹارگٹ پہ آئیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو والے ہیں, ان کی تو ساری ڈیولپمنٹ جو ہے, ان کا جو گروتھ ماڈل ہے,
इकोनॉमी का जो मॉडल है वो तो इज बेस्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक न्यूट्रल जगह जहां पॉलिटिक्स नहीं होती, दे कांट रिस्क दिस। तो मेरा ख्याल है ईरान के पैगाम जो है वो सही तरीके से सबको पहुंच गया है। अब अमेरिकन बेसिस विल बी अटैक्ड, इजराइल विल बी अटैक्ड। देखिए, व्हेन अ सिविलाइजेशनल कंट्री लाइक ईरान, 3000 4000 ईयर हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, देन द रेज ऑफ द पीपल, और ये वो उस किस्म का मोमेंट है कि अवाम और हुकूमत एक ही सफ़े पे है। हालांकि हुकूमत इतनी पॉपुलर नहीं है ईरान में अवामी लिहाज से देखा जाए, बट ऑन दिस इश्यू दे विल ऑल यूनाइट, दे विल ऑल यूनाइट। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए देर लग रही है इसराइल को, कि वो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, कितना करें कितना ना करें, कब करें कब ना करें। ठीक, लेकिन जो ईरान की धमकी है सेठ साहब, उसमें आपके ख्याल में कितना वजन हो सकता है? क्योंकि एक अरसे से पाबंदियों का शिकार मुल्क के लिए एटमी ताकत बनना, एटमी हथियार इस्तेमाल करना आसान होगा जिस हद तक धमकी का ताल्लुक है? नहीं, देखिए अभी तो खैर वो स्टेज नहीं आई ना, अभी तो एटम बम नहीं है। मगर होता ही है कि जब एटम बम हो जाता है आपके पास, फिर सारी दुनिया को सोचना पड़ता है, वन साइडेड गेम नहीं रहती। कन्वेंशनल वॉर के अंदर आप सोचते हैं कि जी उनकी आर्मी इतनी बड़ी है, हमारी आर्मी इतनी छोटी है, उनके पास इतने हथियार हैं, हमारे पास इतने हथियार हैं, वो हमारा इतना नुकसान कर सकते हैं, हम उनका दुगना नुकसान कर सकते हैं। ये चीजें कैलकुलेशन में आती हैं, मगर ये नहीं आता न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर इज टोटल डिस्ट्रक्शन। वन न्यूक्लियर बॉम्ब ओवर टेल अवीव, द होल थिंग इज वाइप्ड आउट, इजराइल इज वाइप्ड आउट। तो यू नो दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो इसलिए न्यूक्लियर वॉर के साथ डिटेरेंस क्रिएट हो जाती है, इस पे कोई शक नहीं। ठीक है, और ऐसे में जब ईरान की तरफ से इतनी वाज़ेह धमकी, जिसका तज़किरा आपने भी किया और यह बाकायदा आलमी जरायद में शाया हुआ है, क्या अब आलमी ताकतों का दबाव इसराइल पे मजीद बढ़ेगा? इसराइल के ऊपर दबाव तो है ऑलरेडी, मगर नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। उसकी वजह तीन किस्म के दबाव हैं। एक वो कि न्यूट्रल कंट्रीज या मुस्लिम कंट्रीज, मीनिंगलेस, कोई दबाव नहीं, इंपोर्टेंट है सारे। दूसरी यूरोप, यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ है। सो इजराइल हैज गॉट द ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड विद इट। रशिया एंड चाइना का उस किस्म की इंटरवेंशनिस्ट है ही नहीं, कुव्वत ही नहीं है उनके पास। रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, चाइना इज टू फार अवे, टू डिस्टेंट to get involved in something like this. उनका ये मॉडल ही नहीं है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का। रशिया का है कम, पहले ज्यादा था, बहुत कम है, अब तो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मगर अमेरिका और यूरोप का तो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है ना वहाँ, स्पेशली अमेरिका। तो इजराइल इज अंडर नो प्रेशर, रियली इफेक्टिव प्रेशर। ये तो था मिडिल ईस्ट का कजिया, और अब सेठी साहब से जो सवाल जानना चाह रहे हैं वो हैं साजिद साहब इंग्लैंड से। सेठी साहब क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? साजिद अर्ज कर रही है ब्रैडफोर्ड यूके तो। सर क्वेश्चन ये है कि असां कश्मीरी हाँ, आज़ाद कश्मीर ने रहने वाले हाँ ना, तो असां इंडिया ना जाई सकने हाँ, क्यों? वो तो असां एक्सेप्ट ही ना करने हैं। पाकिस्तान नाल है साढ़ा जीना मरना, ते हालात साढ़े इनके असां बैरून मुल्क सब नाल ज़्यादा सरमायाकारी साढ़े लोग भेज रहे हैं कमाई ते पैसा पाकिस्तान। ते एक तो साड़ियां ना पाकिस्तान साड़ियां ज़मीनां जिहड़ियां वो महफूज, एक PIA सी ना इसनी फ्लैट इत्थे, खुदा ना करे अगर कल कोई मसला हो जाना असां कि इत्थों हिजरत करनी पैनी है, तो साड़ियां फ्लैटां अपनियां पाकिस्तानियां को नहीं। ये PIA साड़ा एक बड़ा सहारा तो सरमाया सी साढ़े पाकिस्तानियां वास्ते। ये भी गौरमेंट बंद की है, गौरमेंट अपने चक्करें पे जी भी इशनी है, तो वो जनाब जो पैसा आना फंडिंग आनी है सारा करप्शन नज़र हो जाना, बड़े बड़े खाई पी किनारे हो जाने, फिर 5 साल बाद फ्रैश केस करी फिर सारे आई जाने वापस। तो खुदा रहा ये कोई ओवरसीज वाले वास्ते सोचो कि जेड़ा इतना पैसा भेजने उत्थे जाई तो अस जनाब इन्वेस्टमेंट करने, तो दिल साढ़ा देखना कि अस उत्थे जाई कोई कारोबार करा, तो साड़ी जी गौरमेंट जी भी इशनी है सारियां पाक तो साफ हैं, किसी के खिलाफ अस गल कर ही ना सकने। तो जनाब कदे मेहरबानी करो, तुसा एक बहुत बड़े जनाब सरमाया हो पाकिस्तान है सेठी साहब, तो अगर PIA नहीं फ्लैट बहाल होनी है UK वास्ते
तो प्लीज़ इसने भी तुम कुछ करो कि साढ़ियां लोकां बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां सी इस PIA वास्ते। साढ़े लोकां दियां बाडियां जिहड़ियां फ्री जानियां सन। चलो फ्री की छोड़ो, पैसे चाहिए कि ना, लेकिन यह है कि असली अपनी फ्लैट सी सहूलत सी 8 घंटे बंदा अगर बीमार है तो भी पाकिस्तान पहुंची जाना सी। अगर फ्लैट कोई डेड बॉडी होनी सी तो भी 8 घंटे पाकिस्तान पहुंची जानी सी। ते हुण हिसाब लाओ कि धक्के खाई खाई ते 24 घंटा बाद बंदा पहुंचना घर। तो इसने विच अस की परेशानी है कि अगर कोई वालदैन ने जनाजा है या भैन भरावां कुसै ने जनाजे जाना पे तो 8 घंटे ये उम्मीद होनी सी असां कि इस्लामाबाद पहुंची जासां। हुण ना कोई मंदगी कोई बंदा बीमार है ना कोई उसने पर पहुंची सकना, एमरजेंसी कुसै पर कोई आदमी पहुंची नहीं सकना। तो चलो जनाजे तो किनारे रहे ना। तो अगर कोई ये सहूलत है चलो 8 घंटे जैसे ये पता होना कि अस पाकिस्तान पहुंची जाने। तो खुदा रहा ये साड़ी कोई हमदर्दाना जी अपील जी है ये पुलिस अगे जेड़े बैठे हुए बड़े बड़े महलों में इन्हें की अगर पहुँचाओ तो उन्हें आखो कि ये भी एक साड़ी कौम है जी महाजर हुई हुई है, बैरूने मुल्क आबाद हुए हुए जेड़े उतों सरमाया भेज रहे हैं। तो खाने हो तो प्लीज़ कोई मेहरबानी करो। थैंक यू सोनी। बड़ा दुखी सवाल है, तबसरा भी है। सिर्फ ये PIA की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत रंजिश है। ये सही कह रहे हैं, जो इनकी आवाज में दुख है। मैंने तो खुद कहा कि इसको पूरे का पूरा सवाल सुना दिया जाए ताकि जो पावर्स दैट बी हैं, हुक्मरान हैं, उनको भी कुछ एहसास होना चाहिए कि ऐसे जो इस चीज को वो सोचते भी नहीं है, ऐसे इश्यूज भी हैं आम लोगों के। और वो लोग जो कि आपके लिए इतनी मेहनत करके आपकी इकोनॉमी को फ्लोट रखे हुए। तो आई होप दिस मैसेज गेट्स थ्रू। आई डोंट नो इफ इट विल, बट मेरा फर्ज था कि ये पूरे का पूरा सवाल आता। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब हुकूमत के पास है। अल्लाह करे कि कुछ सुनने वाला हो और ये जो दुख है इनकी आवाज में उसको कुछ दूर करने वाला भी हो। बिल्कुल, इससे यही कहा जा सकता है कि अगर मरज़ का इलाज करना है तो उसकी पहले तशख़ीस ज़रूरी है। अगर आप मरज़ से मुंह मोड़ेंगे तो वो बढ़ता जाएगा और फिर लाइलाज सतह तक पहुंच जाएगा। तो उससे बेहतर है आवाज़ें सुनी जाएं और मसाइल के हल के लिए काविश की जाए। कुछ और मज़ीद जानना चाहें सेठी साहब से तो नंबर है आपके सामने। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।